हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल होम साइंस दर्पण पर। हम आज टेक्सटाइल का पार्ट 2 कवर करेंगे। क्लास 11 की एनसीईआरटी हम कवर कर रही हैं, जो कि अब आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना नोट्स की जो बुक है, जो आपकी नोटबुक है, उसको रेडी रखें, पेन रेडी रखें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करते चलें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने एग्जाम की तैयारी पहले से करते आ रहे हैं, तो उनके नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उसमें वो ऐड कर लें। और जो लोग अब नए सिरे से तैयारी करेंगे, जो इस बार पहली बार इस एग्जाम में बैठेंगे, तो वो अपनी नोटबुक अलग से बना ले। यहाँ आपको मैं चैप्टर के बाद एक शॉर्ट समरी और साथ ही साथ एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कराती चलूंगी, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लास्ट में। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहें। और जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, मेरे चैनल पर क्लास 6 से होम साइंस के मैंने चैप्टर अपलोड किए हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बिल्कुल बेसिक्स है, जिनको ये नहीं पता कि हम कहाँ से तैयारी करें, आपको और कहीं नहीं मिलेगा किसी चैनल पर। तो आप क्लास 6 से अपनी होम साइंस की बेसिक, जो आपकी बिल्कुल बेसिक है, वहां से आपका कवर हो जाएगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले चैप्टर का इंट्रो साथ में देखिए, ये देखिए पार्ट 1 में मैंने इंट्रो करा दिया है। इसके बाद रेशे के गुण, इसके बाद आ जाता है वस्त्र रेशों का वर्गीकरण, जहाँ पे हमने प्राकृतिक रेशों के साथ हमने देखे कि सेलुलोज रेशा होता है, प्रोटीन रेशा होता है, खनिज होता है, प्राकृतिक रबड़ होती है। ठीक है, फिर हमने मैन मेड फाइबर देखे, जो कि सेलुलोज से बने हैं, और एक जो पूरी तरह से मैन मेड है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं विनिर्मित रेशों के प्रकार, गैर सेलुलोजिक और खनिज रेशे। सूत देखा था हमने, यानी कि फाइबर, बिल्कुल छोटी यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट हम आए थे सूत की संख्या, सूत की बटे और सूत के धागे। ठीक है, कपड़ा उत्पादन के बारे में बात हुई थी। आज हम बात करेंगे, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हुआ था, फिनिश पार्ट 1 में, लेकिन अभी कंटिन्यू है पार्ट 2 में। तो आज है हमारा पार्ट 2। ठीक है, तो क्या है, बुनाई है। देखिए, कपड़ा हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का भी, और हम हैं होम साइंस के स्टूडेंट, तो हमारे लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आ जाते हैं, ये वस्त्र कला का सबसे पुराना रूप है, जिसका उपयोग आरंभ में चटाइयाँ, टोकरी बनाने के लिए किया जाता था। बुने हुए कपड़े में सूत के 2 सेटों के उपयोग किया जाता था, मतलब जो आपस में एक तरह से सलाइयां थी, जिनके समकोण पर एक दूसरे से अंतर्ग्रथित किया जाता था, मतलब आपस में सट के बुना जाता था, उससे जो है वो तैयार हो जाता था। इसे करगा मशीनों पर किया जाता है। सूत के एक सेट को करगे पर लगाया जाता है, जो बुने जाने वाले कपड़े की लंबाई चौड़ाई निर्धारित करता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। इन्हें ताना सूत कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये ताने की सूत हो गए हमारे, और ये बाने के सूत हो गए। वेफ्ट एंड वार, ताने का सूत कहा जाता है। करगे की सहायता से इन सूतों का एक निर्धारित प्रतिबल और समान दूरी पर रखा जाता है। तत्पश्चात दूसरे सूत को उसके पूरक रखा जाता है, मतलब एक इस तरह से और फिर एक इस तरह से, वो हमारी चीज बनकर तैयार हो जाती है। ठीक, करघे से जुड़े डॉबी और जैकार्ड जैसे अटैचमेंट लूम, जो कि अब जब पहले हम एक तरह से परंपरागत तरीके से करते थे, ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ कि पूरक सूत को ताना सूत विभिन्न संख्या के ऊपर नीचे करके जो है हम क्रम से डिजाइन बना लेते थे। इसके बाद आ जाता है कि जो करघे से जुड़े डॉबी और जैकार्ड जैसे अटैचमेंट है, उन पर जो है जटिल पैटर्न हम बना सकते हैं। ताना और पूरक सूत के साथ अलग अलग रंगों
अलग अलग रंगों से सूत का उपयोग करने से डिजाइन स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। ऐसे रहने से बुनावट वैसी रहती जैसे कि हम तौलिया। जब हम क्या करते हैं कि ताना और पूरक सूत को समानांतर चलाते हैं तो बुनाई के दौरान लूप छोड़े जाते हैं। जब हम ये यहाँ बात हो रही, जो हमारे घर में टॉवल हम यूज करते हैं उसमें देखा होगा, उसमें जो लूप है वो छोड़ दिया जाता है। ये वही उसी बारे में बता रहे हैं। बाद में इसे काट दिया जाता है। बाद में इसको काटने के बाद ऐसे ही रहने दिया जाता है जैसे बुनावट वैसी ही हो जाती है। जैसे हम तौलिया जो हमारे घर यूज होती है, हम लोग टॉवल यूज करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मखमल और कौडिगाय में देखते हैं जैसे कि काटा गया है। बुने हुए कपड़ों में सूत की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। जो सूत की दिशा है उसे हम ग्रेन कहते हैं। ताना सूत के ग्रेन और किनारे की ओर जाते हैं। पूरक सूत चौड़ाई ग्रेन वेट बाना की ओर जाते हैं। ये हमारा देखिए, एक मिनट, ये हमारा इस तरह से खत्म हो रहा है। ये हमारा ताना है, ठीक है, ये ताने की सूत है, और ये इधर जा रहा है, ये हमारा बाने का सूत है। ठीक है, बुने हुए कपड़े की में लंबाई चौड़ाई के किनारे सेल्वेज और बाना वेट कहा जाता है। देखिए, ये ग्रेन भी पूछा जा चुका है और सेल्वेज भी पूछा जा चुका है। तो जब पूछा जाएगा कि सूत की दिशा में किसे कहा जाता है, ग्रेन किसे कहा जाता है, बुने हुए कपड़े में सूत की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। ठीक, ताना सूत्र लंबाई के ग्रेन की ओर किनारे की ओर जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जब आप कपड़ा खरीदते हैं तब आपने देखा होगा उसमें दो कटे हुए, दो आबद्ध किनारे होते हैं। यहाँ किनारे होते हैं ना, आबद्ध किनारे सेल्वेज कहा जाता है। किनारों की ओर कपड़ा सबसे अधिक मजबूत होता है। ये जो हमने देखा है, जब हमारा दुपट्टा है, दुपट्टे के हम जब ये देखते हैं ना चौड़ाई जो होते हैं, तो वहां से हम जब उसको टियर भी करना चाहे ना, बड़ा मजबूत होता है वो वहां से कपड़ा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास ऊन की बुनाई, निटिंग। सूत को कम से कम एक सेट इंटरलूप की निटिंग कहा जाता है। ये सपाट कपड़े की दो सलाइयां। ठीक है, निटिंग के बारे में बात हो रही। जो लोग मम्मी लोग घर पर जो सलाइयों से बुनाई करते हैं वो निटिंग कहलाई जाती है। ठीक है, गोलाकार कपड़ों के लिए 4 सलाइयां, हाथ के लिए भी की जा सकती हैं। मशीन पर भी निटिंग की जाती है। अब तो मशीन पर भी आ गई है, वो बिल्कुल ऐसा पैटर्न लगती है बुनाई की जो हाथ से की गई है। इस प्रक्रिया में निटिंग वाली सलाइयां अथवा मशीन ब्रेड के साथ साथ फंदे डाले जाते हैं। प्रत्येक अगली पंक्ति पिछली पंक्ति के फंदे के साथ इंटरलूप करके चलती जाती है। ठीक है, सामग्री की चौड़ाई के साथ साथ सूत आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसे पूरक और वेफ्ट निटिंग कहा जाता है। किसे वेफ्ट निटिंग कहा जाता है? जो सामग्री चौड़ाई के साथ चलती जाती है। निटिंग की इस विधि का प्रयोग उन वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें बनाते हुए आकार दिया जा सकता है। औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली निटिंग मशीन बुनाई वाले करगे की तरह है। उनमें सूत का सेट मशीन फिट किया जाता है। ताना सूत की तरह संगत सूत और इंटरलूप की जाती है। ताना निटिंग कहा जाता है इन्हें, और सतत लंबाई और सामग्री बनाई जाती है जिसे काटकर सिला जाता है और वेट निटिंग से बने कपड़ों में नहीं होता है। ठीक है, बुने हुए कपड़े तेजी से बनाए जा सकते हैं क्योंकि उनमें फंदे होते हैं, इसलिए उनमें अधिक सुनम्यता होती है। चुस्त वस्तुओं जैसे बनियान, अंडरवियर, जुराबे इत्यादि के लिए उपयुक्त है। ये सरंध्र होती है, इसमें वायु मुक्त रूप से आ जा सकती है। मतलब जो भी हमारे आपने देखे हैं कि जो बनियान है कितना ज्यादा सॉफ्ट होता है, कितना कंफर्टेबल होता है, इवन वो कपड़ों के नीचे पहना जाता है तब भी वो कितना ज्यादा आराम देता है क्योंकि उसका जो फाइबर है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, और उसी तरह की टी शर्ट्स होती हैं फिर, तो इन्हें आराम से पहना जा सकता है। खेल के दौरान पहने जाने वस्त्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब आ जाता है ब्रेडिंग यानी कि गुथना। गुथना जस्ट लाइक जैसे हम चोटी गुथते हैं अपने बालों को, इस तरह से गुथे हुए कपड़ों की सतह विकर्ण रूप से होती है। 3 या अधिक सूत्र को गुथकर बनाया जाता है। एक स्थान से आरंभ होता है, अंतर्गतित होकर समानांतर होती रहती है। जूते के फीते जस्ट लाइक जूतों के फीते, रस्सियां, तार, रोदन, झालर वस्तुएं, ब्रैकेट दिखाई देती है। अच्छा, आजकल तो ऑनलाइन हमने देखा है
कि एक जो रस्सी होती है जिसे हम सुतली बोलते हैं उस स्टाइल की, और बड़े प्यारे प्यारे से ना वो व्हाइट कलर के उसमें वो गुथकर इस तरह से बना के ना वो मिल रहा है। आप देखिएगा ऑनलाइन काफी सारी चीज मौजूद है। अगर मुझे पिक्चर बनी ना मैं दिखाऊं, फिर उसके साथ ना क्या कहते हैं शेल्फ रख देते हैं, इस तरह से टांगने का एक हैंगिंग हो, उसमें आप अपना प्लांटर या कुछ भी रख सकते हैं। वो मैं आपको पिक्चर यहाँ लगा दूंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेट्स यानी कि जाल। ये खुले जालीदार कपड़े होते हैं, सूतों के बीच बड़े ज्यामितीय है ना अंतराल होते हैं। इनके हाथ अथवा मशीन से सूत आपस में गांठ बांधकर इंटरलॉकिंग करके बनाया जाता है। लेसें ये विकृत कार्य वाले कपड़े जिसमें सूत के जाल बनाए और सूक्ष्म डिजाइन होते हैं। ये सूत बांटने आर पार बनाई गांठें बांधने नीटिंग प्रक्रिया द्वारा समिश्रण उत्पाद होता है। जो लेस होती है जो हम कपड़ों पे लगाते हैं, ये उसके बारे में बात की गई है। और ये जो नेट्स जाल वाले कपड़े होते हैं, जैसे कर्टेन्स भी आते हैं जाल वाले, मच्छरदानी है, इस तरह की चीज, ठीक। वस्त्र की अब फिनिशिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। करगे से तैयार होने के पश्चात अभी वो तैयार तो हो गया है, लेकिन अभी वो मार्केट जाकर जो है वो यूज मतलब बिकने के लिए तैयार नहीं है, मतलब पहनने के लिए तैयार नहीं है। अब उसको क्या करना है, किस किस प्रोसेस से होके गुजरना है वो देखेंगे हम। करगे से तैयार होने के पश्चात वस्त्र देखेंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये वही वस्त्र है जो आप बाजार में देखते हैं। बाजार में उपलब्ध सभी कपड़ों का एक या अधिक बार परिष्करण किया जाता है, जो सफेद कपड़ों को छोड़कर किसी न किसी रूप में उन्हें रंग मिलाया जाता है। जो फिनिशिंग है ना, वो वह विधि है जिसमें कपड़ों के रूप, रंग, उसकी बनावट विशिष्ट उपयोग के लिए प्रयोग में बदला जाता है, ठीक है, जिसे हम नियमित कहते हैं। परिष्करण टिकाऊ भी होते हैं, मतलब परमानेंट भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि एक वॉश के बाद ही वो उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। धोने के बाद ड्राइंग करके खराब नहीं होते हैं जो, और कुछ होते हैं ड्राइविंग करना, उसका नवीकरण करना, जैसे धोने पर हट जाने के बाद दोबारा लगाया जाता है, जैसे मांड है स्टार्च, जो कि हम अक्सर खादी के कॉटन के कपड़ों में लगाते हैं। फिर नील है, ठीक है। तो ये चीज है। अब सबसे पहले देखते हैं रूप रंग में परिवर्तन, सफाई करना। सबसे पहले क्या है, उसका सफाई करेंगे, उस पर अशुद्धियां लगी हैं। जब इतनी प्रोसेस से होकर आया, करगे पे कुछ ग्रीस लगा है, कोई हाथ लगा है कुछ तरह का, तो उसे रगड़ना, ब्लीच करना, सीधा करना, ठीक है। जिसके लिए हम फिनिशिंग में पढ़ेंगे उसकी टेंटरिंग, उसके किनारों को इक्वल करना, चिकना बनाना, ठीक है, मर्सराइज करना, कैलेंडर परिष्कृत करना और टेंटरिंग, ठीक है। बुनावट में परिवर्तन, स्टार्च करना, सैरस लगाना, विशेष कैलेंडर परिष्कृत करना, उसमें मतलब फिनिश करना। प्रयोग में परिवर्तन, धोना, पहनना, स्थायी प्रेस, जल विकर्षण, जल रोधक, मतलब जो हमारे रेनकोट होते हैं, ठीक है, उस तरह की, ठीक है। फफूंदी से ना लगे उसके लिए अलग होता है। उसके बाद जो लोग फायर फाइटर्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म अलग, जो उनके कपड़े होते हैं उसमें अलग तरह का लेप लगाया जाता है। सुकड़न मुक्त होता है, जिसे हम सैनिटाइजेशन कहते हैं। ये एक व्यापारिक चिन्ह भी है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अब कपड़ा सुखड़ेगा नहीं। रंगों से परिष्करण, जैसे कपड़ों के चयन में, चाहे उसे परिधान के लिए उपयोग किया जाना हो या घर के अन्य किसी काम के लिए, मतलब हम किसी भी काम के लिए यूज करेंगे। जो पदार्थ कपड़े को इस तरह से रंगते हैं कि आसानी से रंग नहीं निकलते हैं, उन्हें डाई कहते हैं, ठीक है। जब हम डाई को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि परमानेंट डाई, उसके अंदर कैसे एसिड डाई, बेसिक डाई, ठीक है। डाई करने का तरीका, रेशे और डाई रासायनिक प्रकृति, वांछित प्रभाव पर निर्भर करती है। रंग चढ़ाने का क्रम, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम डाई भी करते हैं ना, उसकी भी डिफरेंट स्टेजेस है। सबसे पहले जो स्टेजेस है वो है कि रेशे के स्तर पर, जब हमारा रेशा है जो हमारे पास, उसी स्तर पर हम विभिन्न रंगों के सूत और डिजाइन वाला नमदा यानी कि फेल्ट तैयार करते हैं। यहाँ हमने क्या करा, रेशे ले लिए अलग अलग रंग के, ये रेड ले लिया, मान लीजिए ये येलो ले लिया, ब्लू ले लिया। अब उसी से हम अपना कपड़ा बनाना शुरू करा यहीं पे, फिर हमें उसे बाद में रंगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम सूत स्तर पर। जो सूत है, बुने हुए चैक, धारीदार, अन्य पैटर्न, जैसे मतलब रेशे थे, रेशे से हमने इसको फेल्ट में बना दिया। अगर हम इसको देखेंगे कि जब बुनाई के तौर पे, तो वो इस तरह से बन के रेडी होगा, जैसे मैंने अभी बताया है ये,
ठीक है, ये ताप और दाब से इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये हम आपस में इसकी बुनाई कर कर बनाएंगे। अब आ जाते हैं कपड़े के स्तर पर। पक्की, रंग की डाई, सार्वधिक जैसे सामान्य विधि जैसे डिजाइन, रंजक, बाटिक, टाई एंड डाई, प्रिंटिंग। अब हम यहाँ देखेंगे, जब हमें एक कपड़ा मिल गया है, एग्जाम्पल फॉर ये कपड़ा है, एक ही चकोर पीस है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें ये बनाना है जो एक लकड़ी का, जब हम बाटिक करते हैं तो एक लकड़ी का एक ठप्पा सा होता है, उसको करते हैं। तो हमने मान लीजिए ये हमारा व्हाइट है, हमने इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है, येलो। अब हम इसके अंदर एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, आसानी रहेगी। देखिए, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, इस तरह से करके, इस तरह से करके, ठीक है। तो हमारे पास येलो कपड़ा था, अब हम उसके ऊपर ग्रीन से कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। या हम ऐसे करेंगे, देखिए मैं दिखाती हूँ, ठीक है। अब हमने दूसरा कलर ले लिया, दूसरा कलर लेने के बाद में अब ब्लू ले लेते हैं। तो ब्लू से हमने इसके ऊपर और डिजाइन बना दिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो क्या है, ये है। फिर इसके बाद आ जाता है छपाई, जो कि कपड़ा है हमारे पास, जो हमारे पास फैब्रिक है, फैब्रिक लिया, उसके ऊपर हमने छपाई कर दी। दोनों साइड से भी होती है, सिंगल साइड से भी होती है। कहीं पे क्या होता है कि उस जगह को, विशेष जगह का जो कलर हटा के, मान लीजिए हमने ये कलर हटा दिया, ठीक है, उसके ऊपर फिर कुछ और लगा दिया, इस तरह से, ठीक है, जो कि यहाँ बताया हुआ है। देखिए ब्लॉक है, स्टेंसिल्स है, जिसमें कुछ मोम की परत लगाते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर जगह से हम कुछ पे मोम की जगह लगा देते हैं, बाकी पे हम कर लेते हैं। और इस तरह से देखा भी होगा, चुन्नियों में धारियां बनी हुई आती हैं। कुछ पर क्या होता है कि हम ब्लीच से उस हिस्से को हटा देते हैं, वहां पे दूसरा कलर लगा देते हैं, ठीक है। स्क्रीन है, हाथ के उपकरणों के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। औद्योगिक स्तर पर रोलर प्रिंटिंग अथवा ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग भी की जाती है। अब आ जाते हैं, हम थोड़े से रेशो के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कपास, कॉटन सबसे ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर है, ठीक है। परिधान और घरेलू वस्त्रों में कपास के रेशे सर्वाधिक जो है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, व्हाइट गोल्ड है, ठीक है। भारत पहला देश है जहां कपास उगाई जाती है, उपयोग की जाती है। अभी भी सर्वाधिक कपास उगाने वाले क्षेत्रों में से एक है। कपास के रेशे कपास के पौधे यानी कि बीज से प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन मल्टी टाइम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। प्रत्येक बीज में काफी मात्रा में रोए होते हैं। जब बीज पक जाता है, फली फूट जाती है, तो ओटाई प्रक्रिया द्वारा रेशों को अलग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि किस प्रक्रिया के तहत रेशों को अलग किया जाता है। ऑप्शन आते हैं, ओटाई है ना, और भी ऑप्शन आते हैं, उसमें से हमें देखना होता है। इन्हें बड़े बड़े बंडलों में गट्ठर बनाकर जो है कताई के लिए भेजा जाता है। कपास प्राकृतिक सेलुलोजिक स्टेपल फाइबर है। कैसा फाइबर है ये? स्टेपल है। देखिए रेशो का जब हमने पढ़ा था तो क्या है कि सभी स्टेपल है, ठीक है, स्टेपल फाइबर है। लेकिन एक ऐसा फाइबर है जो कि ना क्या है, फिलामेंट है। एक मिनट, हाँ, कैसा फिलामेंट है, वो कौन सा है? वो हमारा रेशम कहलाता है। ये 1 सेंटीमीटर से इसकी 5 सेंटीमीटर तक जो है वो लंबाई होती है। इसीलिए सूत अथवा बनाया गया कपड़ा देखने में कैसा होता है, इसमें चमक नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इसमें फिनिशेस की जाती है। छूने पर थोड़ा खुरदरा लगता है। कैसा लगता है? खुरदरा लगता है। इसका वजन अन्य अधिकांश रेशों की तुलना में कैसा होता है? भारी होता है। कपास में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है, तभी तो हम इसको गर्मी में पहनते हैं। पसीने में सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। ये सरलता से सूख भी जाता है, इधर वॉश करो और इधर ये सूख जाता है। गर्मियों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक। भिन्न भिन्न भार, सूक्ष्मता, बनावट और जो इसमें फिनिशिंग है, सभी वस्त्र कपास के सूत से बनते हैं। मसलिन है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। कैम्ब्रिक है, पॉपलिन है, लंबे कपड़े, लट्ठा है, ठीक है, कैसमेंट है, डेनिम है, चादर बनाने वाले वस्त्र है, उस पर जो है फिनिशिंग जो करी जाती है, सामग्री इत्यादि सूत कपड़े के बाजार में फिर उपलब्ध होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लिनन में।
लिनन में क्या है कि लिनन भी बहुत अच्छा है, राजसी वस्त्र है, बहुत अच्छा है। ये एक बास्ट फाइबर है, ठीक है। फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त, उसके तने से ही प्राप्त है। छाल के भीतर गूदादार भाग जो है वो बास्ट कहलाता है। रेशों को प्राप्त करने के लिए ताना लंबे समय तक ना पानी में भिगोया जाता है। रेटिंग, उसी प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। और रेटिंग प्रोसेस भी 4 तरह से होती है, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। अपगलन के पश्चात लकड़ी वाले आग भाग को अलग किया जाता है, भाग है, और लिनन जैसे रेशों को एकत्र किया जाता है, फिर इन्हें कताई के लिए भेजा जाता है। अब अगर हम देखें इसके गुणधर्म, क्या है, सेलुलोजिक फाइबर है, ठीक है, कपास जैसा ही है, ठीक है। रेशा कपास से लंबा और सूक्ष्म होता है, इसलिए इससे जो बना सूत है मजबूत और अधिक चमकीला होता है, इसलिए इसे राजसी वश ऐश्वर्य का प्रतीक, इसके कई नाम है, इसे ऐसे ही जाना जाता है। कपास की तरह लिनन भी नमी तत्काल सोख लेता है, इसलिए आरामदायक होता है, लेकिन ये रेशे बहुत जल्दी अवशोषित नहीं करता रंगों को जो कलर है, इसका जो कलर ऑब्जर्वेशन की जो पावर है वो कम है, इसलिए उत्पन्न रंग अधिक चमकदार नहीं होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि जो हमारे सेलुलोजिक जगत के फाइबर हैं, ठीक है, जो हमारे सेलुलोजिक जगत के फाइबर हैं, उस पर एसिड डाई की जाएगी या बेस, एसिड या बेस। देखिए, आप क्वेश्चन का आंसर जरूर करिए, इससे रिवीजन होता है। कपास की तरह लिनन में नमी सोखना की तत्काल जो है वो क्षमता होती है, ठीक है। फ्लैक्स पौधा विश्व में बहुत कम क्षेत्रों में उगाया जाता है, साथ ही इसे संसाधित करने के लिए लंबे समय तक की आवश्यकता होती है। पता है इसका 7 ईयर का प्रोसेस होता है, 7 साल तक इसकी जो जमीन है उस तैयार की जाती है, इसलिए लिनन का उपयोग कपास से कम होता है। जूट और सन भी लिनन की तरह बास्ट रेशे हैं। इसके रेशे कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। जो हमारे फुट पैड है या जितना भी रस्सियां हैं, वो इसी से तैयार की जाती है, ठीक है। इनकी सुनम्यता अच्छी नहीं होती, मतलब जो सोखने की क्षमता है, इसलिए इनका उपयोग रस्सियों में, बोरों में, जो बोरे होते हैं आजकल, तो पता है क्या कि वो अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक के बोरे, लेकिन जो अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल होते हैं तो बुनाई के जरिए बनाए जाते हैं, ठीक है, इन्हीं जूट फाइबर से। अब आ जाते हैं हमारे पास वूल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल बनते हैं। इस बार भी वूल से क्वेश्चन 2 से 3 बने हैं। ऊन की भेड़ बालों से प्राप्त, जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट, अन्य पशुओं से भी प्राप्त किया जाता है। इन रेशों को विशिष्ट बाल को रेशा कहा जाता है। विभिन्न प्रजातियों की भेड़ बाल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ भेड़ें केवल इसलिए पाली जाती हैं कि अच्छी गुणवत्ता यानी कि बेस्ट क्वालिटी का हमें रेशा मिले। पशु से बाल उतारने की प्रक्रिया को शेयरिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है PYQ। एक मिनट, ठीक है, क्या कहते हैं हम, थोड़ा नीचे है, हाँ, शेयरिंग कहते हैं। ये जलवायु दशाओं के अनुसार वर्ष के 1 से 2 बार उतारी जाती हैं। कतरने के बाद दौरान बाल एक पीस में ही रखने का प्रयास किया जाता है और फ्लीस ऊन कहते हैं, ठीक है। इसे रेशे से अलग करना आसान होता है क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों के बाल की लंबाई ना अलग अलग होती है, सूक्ष्मता उनकी भी अलग अलग होती है। छटाई के पश्चात उसकी धूल, ग्रीस, जो भी उस पर इम्प्योरिटीज है, सब हटाई जाती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, कार्बनीकरण कहा जाता है। फंसी हुई पत्तियां, डंठल हटाए जाते हैं, रेशों से कताई के लिए भेजा जाता है। गुणधर्म क्या है, कैसा है, ये प्रोटीन फाइबर है। कैसा, प्रोटीन फाइबर है। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर होती है और जितना अच्छा जो है वो जानवर होगा उसके बाल उतने ही अच्छे से उसका मिलेंगे। भेड़ की प्रजाति पशु की शरीर के अंग अनुसार खुरदरा व नरम होता है। प्राकृतिक सुकड़न होती है, पहले ही मुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण उसमें लोच और लंबाई जैसे गुणधर्म होते हैं। अन्य रेशों की तुलना ऊन कम मजबूत होती है।
आपने देखा भी होगा। उनका अगर हम थोड़ा भी उसको धूप में या हवा में छोड़ दें तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लचीलापन सुनम्यता होती है। ठीक है, अन्य रेशों की तुलना में देखेंगे तो हम ऊन की सतही शल्क होते हैं, शल्क को पूछा जाता है इस तरह से ट्रायंगल शेप में। ठीक है, जल विकर्षण होता है, फिर भी काफी पानी सोख सकता है, लेकिन सतह गीली महसूस नहीं होती है। इस क्षमता के कारण आर्द्र और ठंडा पर्यावरण में भी आरामदायक है। सूत, सूती रेयान और पॉलिस्टर के साथ ऊन का मिश्रण किया जा सकता है, जैसे टेरी वूल, है ना। अगर कॉटन मिला देंगे तो टेरिकॉट, इस तरह से। और इसकी देखभाल और अनुरक्षण गुणधर्मों के आधार पर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सिल्क। ठीक है, सिल्क, सिल्क कहता है प्राकृतिक तंतु रेशा, जिसे हम फिलामेंट में नापते हैं। ठीक है, ये एक रेशे से, एक कीड़े से बनता है। रेशे के नियंत्रित दशाओं में निर्मित किया जाता है। उगाया गया शहतूत रेशम मुलायम होता है और लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। और इसका क्या होता है, कपड़ा सूक्ष्म, बेहतरीन और चमकीला होता है। ठीक है, रेशे व अन्य प्राकृतिक दशाओं में निर्मित रेशम खुरदरा, मजबूत और कम लंबाई का होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कपड़ा मोटा, खुरदरा और मजबूत मजबूत होता है। जैसे टसर रेशम कैसा, खुरदरा, मजबूत और कम लंबाई का होता है। परिणाम स्वरूप कपड़ा मोटा, खुरदरा लेकिन मजबूत होता है। जैसे टसर रेशम है। अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े की खेती जो है वो की जाती है। रेशम कीट पालन, जिसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। तंतु रेशम होने के कारण रेशम की कताई प्रक्रिया आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी लंबे होते हैं, फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट में प्राप्त होते हैं हमें। लेकिन इसे कोकून से रील के सावधानी पूर्वक जो है वो लपेटा जाता है। ये कोकून है ना, अब हम इस पे जब हम लपेटेंगे ना तो इसको बड़ा ही संभाल के लपेटा जाता है। ठीक है, कई तंतु एक साथ मुड़कर क्या है ना सूत बनाया जाता है। यदि तंतु टूट जाता है या कीड़ा कोकून तोड़ देता है तो टूटे हुए फिलामेंट कपास की तरह कताई द्वारा संसाधित किया जाता है। ठीक है, ये माना जाता है रेशम की खोज अचानक उस समय हुई थी जब एक कीड़ा जो है कोकून चीन की राजकुमारी की चाय के कप में गिरा था। यहीं से इसका जो है बताया जाता है, जो इसका जन्म हुआ है। इसे निकालकर पाया गया कि कोकून एक लंबा तंतु निकल सकता है और चीनी ने रेशम उत्पादन की कला में 500 ईस्वी तक अर्थात 2000 वर्षों तक अधिक समय तक गोपनीय बनाए रखा। अब इसके गुणधर्म देख लेते हैं। एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। ठीक है, सार्वभौमिक रेशा श्वेतांग से लेकर क्रीम होता है। ठीक है, जंगली रेशा भूरे रंग का होता है, पूछा जाता है। रेशे के तंतु बहुत लंबे, सूक्ष्म, चिकने होते हैं, चमक बहुत ज्यादा होती है। प्राकृतिक गोंद होता है सेरिसन नाम का। ठीक है, रेशम की विशिष्ट बनावट प्रदान करता है। मजबूत रेशा कपड़ा बनाया जाता है। रेशम उनमें से एक है जो सुनम्यता अच्छी और सामान्य दी होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम रेयॉन पर। ये विनिर्मित सेलुलोजिक रेशा है। ठीक है, क्या है, जब रेयॉन बनाया गया तो उसमें ना लकड़ी की लुगदी का यूज किया गया, उसके सहायता से इसे बनाया गया है। चूंकि रेयॉन एक विनिर्मित है यानी कि मैनमेड फाइबर ही है, इसलिए इसका आकार आकृति नियंत्रित की जाती है। व्यास भी समान रहता है, स्वच्छ से चमकीला भी होता है, कपास जैसे इसके गुणधर्म होते हैं, है ना। ये चीज हो गई है, देखने में रेशम जैसा लगता है। नायलॉन के बारे में कर लेते हैं। ये पूर्णतः रसायनों से विनिर्मित है। इसमें मतलब कोई भी कपड़ा, कोई भी लुगदी, कोई भी किसी तरह का यूज नहीं किया गया है। सबसे पहले इसका उपयोग टूथब्रश हुआ टूथ के रूप में किया जाता था। 1940 में नायलॉन बनाने का प्रारंभिक वक्त दुराबे और स्टॉकिंग जैसे बेहद सफलता मिली, उसके बाद इसको बनाया गया है। इसके गुणधर्म देख लेते हैं। नरम, चमकीला, सामान्य व्यास होता है। अच्छा, नायलॉन क्या है, इसे मैजिक फाइबर कहते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं? ये क्वेश्चन आप मुझे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का। अब घर्षण रोधी होने के कारण इसका उपयोग ब्रश, कारपेट इत्यादि में किया जाता है। स्टॉकिंग जैसे एक आकार वस्त्र हो तो बहुत महीन पारदर्शी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें कौन से परिधान बनाए जाएंगे? जुराबे हैं हमारी। ठीक है, तैराकी के सूट हैं, दस्ताने हैं, जाल हैं, साड़ियां हैं, ये सब बनाया जाता है। ये पता है वॉश एंड वियर है, वॉश एंड वियर।
इसके बाद आ जाता है हमारा पॉलिस्टर। ये भी एक कृत्रिम रेशा है। पॉलिस्टर जैसा व्यास एक समान है, इसकी सतह नरम होती है, देखने में सीधा लगता है। आवश्यकता अनुसार मजबूत लंबा व्यास बनाया जा सकता है। ठीक है। एक्रिलिक है, ये भी एक कृत्रिम रेशा, ऊन की तरह अधिक मिलता है। जो ऊन जैसा हमें वस्त्र दिखते हैं ना, वो एक्रिलिक से ही बनते हैं। वूल तो ओरिजिनल बहुत ज्यादा महंगी है, दोनों में अंतर नहीं बता सकता कोई भी विशेषज्ञ। ये मतलब किस तरह से है। सामान्यतः कैशमिलॉन कहा जाता है, ऊन से सस्ता होता है। सभी विनिर्मित रेशे इस तरह से लंबाई, व्यास, महीनता को क्या है नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, हम इनकी लंबाई को हम निर्धारित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं कि हमें इतना लंबा चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एक्रिलिक। बहुत अधिक मजबूत नहीं होता, कपास जैसे रेशे के समान होता है। ऊष्ण दीर्घ रूपता और सुनम्यता होती है। ठीक है। एक्रिलिक का को ऊन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। बच्चों के कपड़े, वस्त्र आदि इससे बनाए जाते हैं। इलास्टोमेट्री रेशे कौन से होते हैं? अभी तक जिन रेशों का उल्लेख किया है, अतिरिक्त कुछ कम प्रचलित रेशे भी हैं। इलास्टिक, रबड़, इस तरह के भी रेशे हैं। प्राकृतिक रूप से इनमें रबड़ आता है, कृत्रिम रूप से स्पेंडेक्स आता है, जिससे खिलाड़ियों के कपड़े तैयार होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं। सामान्यतः इनका कम सुनम्यता वाले उक्त किसी रेशे में साथ मिलाकर यूज किया जाता है। तो इस अध्याय में कपड़ों के बारे में जानकारी के पश्चात बाल्यावस्था में खंड के अंतर्गत रेशों से बने परिधान की दुनिया जैसे वस्त्र के बारे में बताया गया है। किशोरों को कपड़ों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि वो जान पाएंगे कि किस तरह का रेशा है, उसके किस रेशे की कौन सी क्वालिटी है। एक ऐसी रुचि है जो किशोरों में समान रूप से पाई जाती है। वस्त्र के अतिरिक्त अन्य रुचि किशोरों में आपस में जोड़ती है। मीडिया व संचार है। आइए मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में अगला अध्याय। तो जो अगला अध्याय है वो हम पढ़ेंगे मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी, जो कि हमारा एक्सटेंशन का पार्ट है। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो आज हमारा ये पार्ट 2 भी कवर हो गया है। ठीक है, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ हमने थोड़ा इंट्रो और रेशो के बारे में जाना है। ये हमारे यहाँ हमने देखा कि ये हमारे रेशे हैं। ठीक है, ये सेपरेटली हम अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल में, ताकि हम वहां पर हम इसका इंट्रो देखेंगे, इसका हम देखेंगे कि किस तरह से उगाया जाता है, किस तरह की हमें मिट्टी चाहिए, कितना टाइम पीरियड लगता है, किस तरह की फिनिशिंग की जाती है, किस तरह के कपड़े तैयार होते हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। और जिन लोगों ने